जब रेखा जी के पति जिंदा थे तब वह बहुत खुश रहा करती थी, लेकिन जब से उनके पति की मृत्यु हुई वह एकदम खोई खोई रहने लगी। इसी बात का बेटे बहू फायदा उठाते थे। बहू अपनी सास को बासी खाना दिया करती थी और बेटा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वह भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता था। कभी कभी बहू उन पर हाथ भी उठा देती थी, जिस कारण रेखा जी अपनी बहू से डरी डरी सी रहती थी। बहू जो कहती थी वह कर देती थी। बेचारी किस्मत की मारी थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी आगरा शहर में रहती थी। वह कभी कभी ही आ पाती थी क्योंकि उसके बच्चे भी पढ़ने लगे थे। कमरे से निकलकर आंगन में आती हुई रेखा जी बहू को आवाज़ देती हुई कहती हैं, दुल्हन ओ दुल्हन, खाना बना कि नहीं? अगर बन गया हो तो मुझे दे दो, बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह नाश्ते में भी तुमने पकौड़े बनाए थे जो मैंने नहीं खाए थे। अब कुछ हल्का फुल्का सा बनाया हो तो दोपहर में खाने को दे दो। दोपहर के 2 बज गए। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। तभी रसोई से दंदनाती हुई बहू आई और कहती है, क्या तुमने दुल्हन दुल्हन लगा रखा है? मेरा नाम गरिमा है। या तो बहू कहा करो या गरिमा कहा करो। मुझे दुल्हन सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी दोपहर के 2 ही तो बजे हैं, शाम नहीं हुई है जो भूख के मारे इतना सुना रही हो। जब खाने का समय होगा तब तुम्हें खाना मिल जाएगा। सुबह से कोई काम धाम तो है नहीं, भूख भूख करने लगती हो। तुम्हारा बेटा शोरूम से लेट ही आता है, जब आएगा तभी हम खाना खाएंगे। तब तक चुपचाप से अपने कमरे में जाकर बैठो और मुझे शांति से खाना बना लेने दो। बहुत परेशान करती हो। 85 साल की होने की हो और पता नहीं कितनी भूख लगती है। इतनी भूख तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं लगती जितनी भूख तुम्हें लगती है। तीनों टाइम खाने के लिए रसोई में टकटकी लगाए रहती हो। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, एक टाइम ही खाना खाया करो। जाओ चुपचाप अपने कमरे में बैठो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखती रहो। बहू की खरी खोटी बातें सुनकर बेचारी रेखा जी बरामदे में रखे घड़े से पानी निकाल करके एक एक गिलास पानी पी जाती हैं। लेकिन पानी पीने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। पेट को पकड़कर वह कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन आंखें घड़ी घड़ी पर ही टकटकी लगाए बैठी हैं। कभी घड़ी को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ देखती हैं कि बेटा आज जल्दी आ जाए तो हमें खाना भी जल्दी खाने को मिल जाएगा। लेकिन बेटा भी अपने समय से पहले नहीं आया। पूरे 2 बजे तक खाने के लिए आया। जब बेटे ने खाना खा लिया तो रेखा जी बहू से कहती हैं, बहू अब तो खाना दे दो, अब बेटे ने भी खा लिया है। रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया है? तो गरिमा बोली, खाने में मैंने तो छोले की सब्जी और पूड़ी बनाई है जो कि तुम नहीं खा सकती हो क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ने सादा खाना खाने के लिए कहा है। तला भुना खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए तुम यह खाना नहीं खा सकती हो। बहू, सुबह भी तुमने पकोड़े बनाए थे जो मैं नहीं खा पाई और दोपहर में भी तुमने तेल मसाले वाला खाना बना लिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी? बहू अंदर रसोई में गई। रात की बासी 4 रोटी उठाकर अचार के साथ एक थाली में रेखा जी के सामने पटक देती है और कहती है, यह लो रात की रोटियां खा लो, इससे तुम्हारी पेट की आग शांत हो जाएगी। भूख भूख करती रहती हो। रेखा जी बहू से कहती हैं, बहू अचार से सूखी रोटी नहीं खाई जाएगी, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ही दे दो, मैं दूध में भिगोकर रोटियां खा लूँगी। बड़ी आई दूध से रोटी खाने वाली, चुपचाप से अचार से रोटी खा लो।
और जाकर रसोई में बर्तनों का ढेर लग गया है, उसको धुल दो। सुबह से रसोई में खाना बनाने में लगी हुई हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, रसोई में काम करके पसीना पसीना हो गई हूँ। तुम कमरे में पूरा दिन बैठी बैठी आराम फरमाते रहती हो। इतना कहकर बहू कमरे में चली गई। रेखा जी को भूख बहुत तेज़ लग रही थी। बासी रोटियों को अचार के साथ ही जल्दी जल्दी खाने लगती हैं। बासी रोटी को अचार के साथ जल्दी खाने की वजह से उनको ठसका लग जाता है, बहुत तेज़ तेज़ खांसी होने लगती है। सारा खाना खांसी के साथ बाहर निकल गया। रेखा जी जल्दी से पानी पीकर किसी तरह से अपनी खांसी पर काबू पाती हैं, लेकिन इतने में उनकी बहू गरिमा अंदर से आई और बरामदे में फैले हुए खाने को देखकर आग बबूला हो गई। गुस्से में आव ना देखा ना ताव, सास के सर पर टीवी का रिमोट दे मारा। बुढ़िया, तमीज़ से खाना नहीं खाना आता, बूढ़ी हो गई हो, बच्चों की तरह खाती हैं, खाने की भी तमीज़ नहीं है, आराम आराम से खाना खाती, पूरा घर गंदा कर दिया, दीवारें खराब कर दी, जल्दी से उनकी सफाई करो, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। मैंने कहा था कि खाना खाने के बाद रसोई के बर्तन साफ कर देना, तूने तो पूरा घर ही फैला कर रख दिया। बाप रे, इस बुढ़िया ने मेरा घर कितना गंदा कर दिया, जल्दी से इसको साफ करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब तक तुम इसकी सफाई नहीं करोगी मैं अपने कमरे से भी नहीं निकलूँगी। तुम्हारी गंदगी देखकर मुझे भी उल्टी आ जाएगी। गरिमा ने रेखा जी के सर पर रिमोट इतना तेज़ मारा था कि उनके सर से खून निकलने लगा। बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर रेखा जी बरामदे के एक कोने में खड़ी रह गईं। बहुत देर तक खड़ी खड़ी रोती रहीं, अपनी किस्मत को कोसती रहीं। हे भगवान, इससे तो अच्छा मुझे ऊपर ही उठा लो, मुझे बहू बेटे के साथ नरक की ज़िंदगी नहीं बितानी है। बेटा बहू मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, भूखों मार रहे हैं, अपने ही घर में भिखारियों की तरह खाना मांग कर खाना पड़ता है। एक समय था जब यह घर मेरा था, पूरी रसोई मेरी थी, जो मन में आता था वह बनाती थी, मन भर के सबको खिलाती थी, हमेशा बेटे के मन पसंद का खाना बनाती थी। अगर आधी रात को भी बेटा कुछ खाने की फरमाइश करता तो मैं उसको कभी मना नहीं करती थी, लेकिन आज बेटा कितना बदल गया है। बहू ने बेटे के सामने ही मुझे बासी रोटियां दी तो बेटे ने एक बार भी मना नहीं किया, जिसको मैं तीनों समय गरम गरम बनाकर खिलाती थी। आज वही बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहा है। बहुत देर तक रेखा जी कोने में खड़ी खड़ी अपनी किस्मत को कोसती रहीं और फूट फूट कर रोती रहीं। आज उनके पति भी नहीं हैं जिससे वह अपने मन की बात कह सकें। एक बेटी है सौम्या, जो आगरा जैसे शहर में रहती है। साल 2 साल में ही उसका आना हो पाता है। बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, इसलिए आ नहीं पाती है। कभी कभार फ़ोन पर बात होती है तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करने देती। रेखा जी यह सब बातें सोच ही रही थी कि तब तक गरिमा कमरे से चिल्लाती हुई कहती है, कोने में बुत बनकर ही खड़ी रहोगी या घर में फैली हुई गंदगी भी साफ करोगी। बहू की आवाज़ सुनकर रेखा जी डर गईं और जल्दी से पूरे बरामदे की सफाई करने में जुट गईं। रसोई का सारा काम निपटा कर रेखा जी अपने कमरे में आती हैं। ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते हुए वह आकर खटिया पर गिर पड़ती हैं। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि गिरते ही सो जाती हैं। दूसरे दिन गरिमा रेखा जी की चारपाई कमरे से निकालकर आंगन के एक कोने में डाल देती हैं। रेखा जी कहती हैं, बहू
आंगन में बहुत गर्मी होती है, कमरे में पंखा भी है। आंगन में ऐसी गर्मी में रात में मैं कैसे सोऊंगी? मेरी चारपाई आंगन में मत डालो। ए बुढ़िया, चुप कर, मुझे उस कमरे की ज़रूरत है और तेरे लिए इतना बड़ा कमरा मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। रात आंगन में सो जाया कर और दिन में आंगन में जो छोटा सा नीम का पेड़ लगा है उसके नीचे अपनी चारपाई खिसका लिया कर। कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या है? आज से तू आंगन में ही रहेगी और पूरे घर की रखवाली करेगी। रेखा जी का बेटा सागर, जो कि अपने पिता का शोरूम संभालता है, पास में ही एक छोटे से शहर में उसके पिता का एक शोरूम था। पिता के जाने के बाद सागर उस शोरूम पर बैठने लगा था। सुबह 8 बजे शोरूम में चला जाता, दोपहर में खाना खाने के लिए आता और रात को 10 बजे तक वह दुकान को बंद करके घर आ जाता। ना जाने कितनी बार सागर ने अपनी माँ को उस चारपाई पर आंगन में गर्मी में लेटे हुए देखा है। कभी धूप से परेशान हैं तो कभी मक्खियाँ उनको परेशान कर रही हैं, कभी रात में मच्छर काट रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कभी सागर ने अपनी माँ से कहा हो कि माँ तुम अंदर कमरे में आ जाओ, बाहर आंगन में बहुत गर्मी है, मक्खी मच्छर परेशान करते हैं। उसे अपनी माँ के इस हाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन रेखा जी की बेटी सौम्या का सागर के पास फ़ोन आता है कि भैया, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लग गई हैं तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। 1.5 साल से मायके नहीं आई हूँ, माँ से भी नहीं मिली हूँ। इस बार समय मिला है तो सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए आ जाऊँ। अगले 15 दिन बाद का रिजर्वेशन हो गया है, कुछ दिन बाद मैं आऊँगी। सौम्या के आने की बात सुनकर सागर को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। उसे ना हाँ करते बन रहा था और ना ही मना करते बन रहा था। गरिमा की छाती पर तो जैसे सांप लौट रहे हों अपनी ननद के घर आने की बात सुनकर, क्योंकि उसे अब अपनी ननद के सामने अच्छा बनकर रहना पड़ेगा, सास की सेवा करनी पड़ेगी, समय से खाना देना पड़ेगा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्योंकि सौम्या के सामने सागर और गरिमा दोनों ही अच्छा बनने का नाटक करते हैं और सौम्या को भी यही पता है कि उसके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन उसे तो अपनी माँ की हकीकत पता ही नहीं है कि उसके भैया भाभी उसकी माँ को कितना परेशान करते हैं। एक पालतू जानवर की तरह घर में रखे हुए हैं, समय से खाने को भी नहीं देते, घर के सारे काम कराते हैं। लेकिन अचानक से सौम्या 2 दिन बाद ही अपने मायके आ गई। मायके में जैसे ही वह घर के अंदर आई तो तपती हुई धूप में एक छोटे से नीम के पेड़ के नीचे देखती है कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई है, सूख कर कांटा हो गई है। ऐसे लग रहा है कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, मांस तो रहा ही नहीं, पूरी चारपाई में चिपकी हुई हैं। पहले तो सौम्या जान ही नहीं पाई कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हैं। जब नज़दीक गई तो देखकर चौंक गई और कहती है, माँ तुम इतनी धूप में आंगन में क्यों लेटी हो? कितनी गर्म लू चल रही है, तुमको तो लू लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, अपने कमरे में जाओ। बेटी की आवाज़ सुनकर रेखा जी हाथों की टेक लेकर चारपाई से उठकर बैठती हैं। खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए, बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ की ऐसी हालत देखकर सौम्या कहती है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, यह तो खुशी के आंसू हैं, इतने दिनों से तुम आई नहीं थी, आज देखा तो खुशी के मारे आंखें भर आई हैं। माँ तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, कितनी दुबली हो गई हो, ठीक से खाना नहीं खाती हो क्या?
खाने का ध्यान दिया करो। बेटी की बात सुनकर रेखा जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गईं। तब तक गरिमा को बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। सामने ननद सौम्या को देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सौम्या के पास आई, चौंकते हुए कहती है, अरे दीदी, आप तो 10 दिन बाद आने वाली थी, फिर अचानक से आज कैसे आ गई? और आने से पहले फ़ोन भी नहीं किया, कम से कम एक बार बता तो देती। अरे भाभी, रिजर्वेशन तो हमारा 10 दिन बाद का था, लेकिन इनको अपने ऑफिस के काम से इधर तक आना था, तो सोचा इनके साथ ही मायके चली जाती हूँ। अकेले बच्चों के साथ आने में दिक्कत भी होती है, और सोचा आप सबको सरप्राइज़ देकर खुश कर दूँगी, यही सोचकर आपको नहीं बताया। सौम्या की बात सुन करके गरिमा मुँह बनाती हुई कहती है, फिर भी दीदी, आने से पहले बताना तो चाहिए था, कम से कम मैं आपके लिए कुछ तैयारी करके रखती। गरिमा अच्छा बनने का नाटक करते हुए अपनी ननद को कूलर वाले कमरे में ले गई और अपनी सास को भी डांटते हुए कहती है, क्या माँ जी, दोपहर में आंगन में लेटी हो, तबीयत खराब हो जाएगी, चलो अंदर कूलर में चलकर लेटना। दीदी, अब आप ही समझाओ, माँ जी को बहुत जिद्दी हो गई हैं, बुढ़ापे पर हर बात पर जिद करने लगी हैं, कितना भी समझा लो लेकिन अपनी ही करती हैं, मेरी बात ही नहीं सुनती। अगर तबीयत खराब हो गई तो कल को मुझे ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आखिर मेरे अलावा इनका है ही कौन, हम ही तो इनको बुढ़ापे पर देखेंगे। बहू बेटे आखिरकार होते किस लिए हैं? बातें बनाते हुए गरिमा ने कहा। भाभी की बातें सुन करके सौम्या बहुत खुश हुई, और उसकी भाभी कितनी अच्छी है, जो उसकी माँ का कितना ख्याल रखती है। माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और समझाते हुए कहती है, माँ तुम भाभी की बात को माना करो, आंगन में मत लेटा करो। रेखा जी धीरे से बड़बड़ाती हुई, बहू की ही तो बात मान रही हूँ, तभी तो आंगन में लेटी हूँ। रेखा जी इतना कह ही पाती कि गरिमा अपनी आवाज़ को कड़क करते हुए कहती है। रेखा जी की तरफ आंखें निकालती है और आंखों में चुप रहने का इशारा करती है, जैसे सौम्या नहीं देख पाती है। और बेचारी रेखा जी अपनी बहू की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर डर गई और अपनी बेटी से कुछ नहीं कहा, चुप हो गई। लेकिन सौम्या का कुछ तो इस बार अपने मायके में अटपटा लग रहा था। एक तो वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान थी, और माँ की चुप्पी को देखकर वह परेशान भी हो जाती है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। कई बार सौम्या ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन बेचारी रेखा जी अपनी बहू के डर से बेटी से कुछ ना कह सकी। अपने मायके के बदलाव को सौम्या महसूस तो कर रही थी, लेकिन भाभी के व्यवहार को देखकर उसे लगता था कि हो सकता है यह उसके मन का वहम हो। माँ का बुढ़ापा है, खाना पीना ठीक से नहीं खा पाती हैं, इसलिए शायद दुबली हो गई होंगी। गरिमा ने रसोई में जाकर ननद के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, क्योंकि ननद की नज़रों में तो उसे अच्छा बनना ही है। खाना परोसकर कमरे में लेकर आई। सौम्या ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम भी खाना खा लो, खाने का समय हो गया है। खाने की थाली देखते ही रेखा जी उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे बरसों से भूखी हों। इतना अच्छा खाना तो उन्होंने सच में सालों से नहीं खाया था। अच्छा खाना तो क्या, बहू बेटे ने उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया था। जो रूखा सूखा बासी खाना दे देते थे वही उन्हें खाना पड़ता था।
लेकिन आज बेटी के पूछने पर जब व्यंजनों से भरी हुई थाली उनके सामने आई तो रेखा जी से रहा नहीं गया। वह थोड़ी ही देर में पूरे खाने की थाली चट कर गईं। सौम्या एकटक अपनी माँ के इस व्यवहार को देखती रह गई। उसने अपनी माँ को खाते हुए बिल्कुल भी नहीं टोका। थोड़ी देर में गरिमा कमरे में पूड़ियाँ लेकर आई। जब उसने देखा कि उसकी बूढ़ी सास ननद के लिए लगाई गई थाली को खा रही हैं तो बड़ी बड़ी आंखें अपनी सास की तरफ निकालती हैं। बहू को देखते ही रेखा जी का हाथ खाने में रुक गया। उन्होंने थाली एक तरफ खिसका दी और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गईं। सौम्या को समझ में आ रहा था कि जैसे ही भाभी माँ के सामने आती हैं, माँ एकदम से डर जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर भाभी माँ के साथ गलत व्यवहार करती है तो मेरे लिए इतना कुछ कैसे कर सकती है। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी लोग रात में इकट्ठे बैठे हैं। गरिमा अपने पति सागर से खुसुर फुसुर करती हुई कहती है, अब तुम्हारी बहन घर पर आ गई हैं, सीधे सीधे अपनी बहन से पास वाले प्लाट की बात कर लो। तुम्हारे पिताजी वह प्लाट उसके नाम कर गए हैं। जब तुम्हारी बहन ने नाम तुम्हारे पिता ने वह प्लाट किया था तब तो उनके घर के हालात ठीक नहीं थे। ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे और उनके पति भी कोई नौकरी नहीं करते थे, इसलिए बुढ़ा इतना बड़ा प्लाट बेटी के नाम कर गया था। बुढ़ा तो मर कर चला गया लेकिन मेरे लिए मुसीबत छोड़ गया। उस प्लाट के चक्कर में इतनी आवभगत करनी पड़ती है। एक बार वह प्लाट मेरे कब्ज़े में आ जाए फिर बताती हूँ माँ बेटी को, मैं तो कभी ना बुलाऊंगी। क्या कह रही हो, ज़रा तेज़ बोलो, हम भी तो सुन लें। सागर बात को बनाता हुआ कहता है, अरे कुछ नहीं सौम्या, तुम्हारी भाभी कह रही है कि सौम्या दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है, अब तो जीजा जी की भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, ससुराल में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगरा जैसे शहर में रहती हो, खूब सारे पैसे हो गए हैं। हाँ भैया, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। सागर को बात बढ़ाता हुआ कहता है, तो मैं यह कह रहा था कि जब सब तुम्हारे पास हो गया है तो जो पिताजी ने प्लाट तुम्हारे नाम किया था उसको तुम हमें वापस कर दो। तो हमें तो पता है कि शोरूम भी ठीक ठाक ही चलती है, 3 बच्चे हैं, घर के खर्च बढ़ गए हैं, ऊपर से माँ की बीमारी में भी बहुत सारा खर्चा होता है। और जो प्लाट पिताजी ने तुम्हें दिया था वह शहर के बीचों बीच है, जिसकी कीमत आज के समय में 30 लाख से कम नहीं है। तुम्हारे पास भगवान की दया से अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब तुमसे ज़्यादा उस प्लाट की ज़रूरत हमें है। सागर की बात सुन करके सौम्या कहती है, हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी कि वह प्लाट अपने मायके में भाई भाभी को वापस कर दूं। अब मुझे मायके की प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करना भैया, अभी मैं 10 दिन तक रुकी हूँ, तब तक सारे कागजात तैयार करवा लेना और मैं वह प्लाट आपके नाम करके जाऊँगी। मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी माँ का ख्याल बुढ़ापे में आप दोनों को ही रखना है, तो उनकी प्रॉपर्टी पर आपका ही हक बनता है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप माँ के बुढ़ापे में अच्छे से देखभाल करें और उनकी सेवा करें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी माँ खुश रहे। सौम्या की बात सुन करके सागर और गरिमा खुशी से फूले नहीं समाते हैं और प्लाट अपने नाम होने की बात सुन करके झट से गरिमा रेखा जी के पास आती है और उनके पैर पकड़कर दबाने लगती है। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, हम तो माँ को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे, खूब सेवा करेंगे। लेकिन रेखा जी बार बार अपने
पैरों को बहू के हाथों से खींच रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहू जितना पैर नहीं दबाएगी उससे ज़्यादा बेटी के जाने के बाद मेरे ऊपर जुल्म ढाएगी। दूसरे दिन ही गरिमा और सागर प्लाट को अपने नाम करवाने के लिए कागज़ बनवाने के लिए चले जाते हैं। इधर सौम्या अपनी माँ से कुछ पूछने की या जानने की कोशिश करती है कि माँ इतनी बदली बदली सी क्यों हैं, चुपचाप क्यों हैं, मुझसे डरी सहमी सी क्यों लग रही हैं, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तभी सौम्या का भतीजा जो कि 10 साल का है अपनी बुआ से कहता है कि उसे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। सौम्या रसोई में भतीजे के लिए खाना परोसने चली जाती हैं। पीछे पीछे उसका भतीजा भी आ जाता है। रसोई में रखी हुई बासी रोटियों को देखकर कहता है, अरे बुआ, इधर बासी रोटी रखी हैं, यह तो दादी का खाना है, मैं दादी को दे कर आता हूँ। भागकर उन रोटियों को दादी के सामने फेंक देता है। पीछे से सौम्या रोकते हुए बाहर आती है और कहती है, यह क्या कर रहे हो लकी, दादी को बासी रोटियां क्यों दे रहे हो? बुआ, दादी तो हमेशा बासी रोटी ही खाती हैं, मम्मी उनको यही खाना देती हैं। और दादी अंदर कमरे में नहीं, बाहर नीम के नीचे चारपाई पर सोती हैं। भतीजे की बात सुनकर सौम्या के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जो भाभी भाई उसके सामने इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। माँ के साथ ऐसा व्यवहार, अत्याचार देखकर सीमा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हिम्मत करके माँ के पास गई और पूछती है, माँ तुम्हारे सर पर यह चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, नहाते समय गिर गई थी, उसी की चोट लग गई, जबकि वह चोट तो रिमोट की थी जो बहू ने मारा था। सौम्या समझ जाती है कि माँ को भाभी ने बहुत डरा रखा है, इसीलिए वह कुछ भी बोलने से डरती हैं और उसे माँ के डर में व्यवहार का पता चल जाता है। सौम्या कुछ बातें अपने भतीजे से पूछती हैं। छोटा सा भतीजा बुआ से सब कुछ कह देता है, जिसे सुनकर सौम्या का दिल दहल जाता है। वह भाई भाभी को सबक सिखाने का निर्णय लेती है। उसे पता है अगर वह सीधे सीधे भाई भाभी से कुछ कहेगी तो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि उसे ही गलत ठहरा देंगे। और तो और मुझे मायके की प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा देंगे। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं दोनों के अत्याचार का पर्दाफाश कर सकूं। यही सोचकर सौम्या मौका पाकर एक दिन जब उसके भाई भाभी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे, पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है और जानबूझकर किसी न किसी काम के बहाने वह घर से बाहर चली जाती है। भाई भाभी अकेले में माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इस बात को वह जान सके और रिकॉर्डिंग को देख सके। सौम्या के ससुराल जाने के सिर्फ 2 दिन बचे थे। गरिमा बढ़िया सा खाना सौम्या के लिए लेकर आती है। सौम्या खाने की थाली को माँ को देती है। उसे कुछ ज़रूरी काम आ जाता है, जिसकी वजह से वह बाजार चली गई। इधर गरिमा जब सास के हाथ में गरम गरम खाने की थाली को देखती है तो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है। बूढ़ी सास के हाथ से थाली को छीन रेखा जी के बालों को पकड़कर जोर से खींचकर कहती है, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई? गरम गरम खाना खाने की भूल गई? तेरी औकात बासी खाना खाने की है। मेरे सामने मुझसे गरम गरम खाना बनवाकर खा रही है। तेरी बेटी को जाने दो, फिर तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर जोर से धक्का दे देती है, जिससे रेखा जी का सर दीवार से जाकर टकरा गया। उन्हें बहुत तेज चोट लग गई। बाहर बाजार में एक दुकान पर बैठी हुई सौम्या फ़ोन के कैमरे से यह सब कुछ दृश्य देख रही थी। यह सब देखकर उसका दिल दहल रहा था।
मन कर रहा था कि अभी जाकर भाभी को 2 थप्पड़ लगाए। गरिमा इतने पर भी नहीं रुकती है। बहुत जोर से सास का हाथ पकड़कर रसोई में ले गई, जहाँ बर्तनों का ढेर लगा है। कहती है, जल्दी ही इनको धुल दो, जब तक तेरी बेटी आ रही है उससे पहले साफ हो जाने चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। बहुत सेवा करवा ली है तूने पिछले 1 हफ्ते में। इधर आधे घंटे बाद सौम्या घर वापस आई। सौम्या को देखते ही उसकी भाभी कहती है, दीदी आज खाना खाने के बाद कोर्ट चलना है। तुम्हारे भैया ने सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं, बस दस्तखत करने की ही देर रह गई है। सौम्या कहती है, हाँ भाभी, बस दस्तखत करने की देरी रह गई है, लेकिन अभी घर तुम्हारा नहीं हुआ है। आपको प्लाट के साथ साथ कुछ और भी देना है। क्या देना है दीदी, मैं समझी नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? गरिमा मन ही मन बड़बड़ाती है। पता नहीं बुढ़ा क्या क्या अपनी बेटी को देकर गया है। तभी सौम्या भाभी के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाती है। गाल पर पड़े थप्पड़ को देखकर गरिमा तमतमा जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? सौम्या चिल्लाकर कहती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के बाल पकड़कर दीवार में मारने की, उसके सर पर रिमोट मारने की, बासी खाना खिलाने की, डरा कर रखने की। ननद के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर गरिमा की बोलती बंद हो गई। जब मैं इसका सर दीवार से मारा था तब तो मेरी ननद घर पर नहीं थी, फिर इसको कैसे पता चल गया? तब तक कमरे से कागजात निकालकर सागर भी आ गया। गरिमा रोती हुई शिकायत करती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा है। सागर चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो सौम्या, जो अपनी बड़ी भाभी पर हाथ उठा रही हो? क्या यही सीखा है तुमने अपने बड़ों से? बड़ों पर हाथ उठाना? वाह भैया, आज मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कल तक तुम्हारी पत्नी मेरी बुजुर्ग माँ के ऊपर हाथ उठाती थी, उसके साथ अत्याचार करती थी। वह तो आपको दिखाई ना दिया। माँ के साथ अत्याचार करने में आप भी भागीदार हैं। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो क्या बिगाड़ लोगी? तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, गरिमा चिल्लाते हुए कहती है। सौम्या बाहर खड़ी हुई पुलिस इंस्पेक्टर को आवाज़ देते हुए कहती है, आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को, और इन दोनों की काली करतूतों को भी देख लीजिए। इन दोनों की सारी काली करतूतें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। सीसीटीवी की बात सुनकर सागर और गरिमा चारों तरफ घर में नजरें दौड़ाते हैं तो होश उड़ जाते हैं। कैमरे लगे हुए हैं। जब सीसीटीवी कैमरा पुलिस देखती है कि इन दोनों ने माँ के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, कितना अत्याचार किया है, एक पल गंवाए बिना दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते सौम्या भाई भाभी को कहती है, अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में काटो। रही बात माँ की, माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, भतीजे को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं उनकी सेवा करूँगी, उन्हें बहुत प्यार से अपने साथ रखूँगी। चलो माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब इस घर में आपको रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी आपके साथ है। इतना कहकर सौम्या माँ को अपने साथ ले जाती है। बहुत अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखती है, समय पर इलाज कराती है। रेखा जी को अपनी बेटी के घर में बहुत अच्छा लगता है। जिस पोते से बहू कभी बात नहीं करने देती थी, अब बड़े ही मन से अपने पोते को लाड़ प्यार करती है, उसे खूब सारी बातें करती है। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो जाती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर सौम्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वहाँ दूसरी तरफ सागर और गरिमा जेल में सजा काट रहे थे।
सौम्या अब अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखती थी और किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देती थी। माँ को भी अपनी बेटी के घर में रहते हुए कुछ संकोच होता था, लेकिन बेटी के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि वह अपनी बेटी के घर में रह रही हैं। इतना अपनापन प्यार दिया कि रेखा जी अपने बेटे बहू के किए गए अत्याचार को भूल गई थी। जब गरिमा और सागर कुछ सालों में जेल से छूटकर आए तो अपनी बहन के घर आ गए। अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन रेखा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले गए। उधर गरिमा और सागर अब किराए के मकान में रह रहे थे, क्योंकि उस घर में रहने से रेखा जी ने मना कर दिया था। तो दोस्तों, सौम्या ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।